नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज डॉक्टर मुखर्जी की पावन पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1953 को मुखर्जी ने कश्मीर मुद्दे पर अपना बलिदान दिया था। उनका बलिदान स्वतंत्र भारत का ऐसा बलिदान था जिसने उस समय पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। भारत माता की इस महान सपूत को मैं प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। कश्मीर के बारे में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो एक आजाद भारत में नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, उस सपने को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें साकार करने में मदद मिली है। यह देश आज कश्मीर विकास और समृद्धि की जिन नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है, इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया था, उनकी 122वीं पावन जयंती के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आज बैठक करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। आज शाम 7 बजे सीएम लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों के साथ सीएम योगी आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। बैठक में मंडलायुक्त, डीएम, एडीजी और आईजी शामिल होंगे। त्योहारों पर कानून व्यवस्था के संबंध में यह बैठक आयोजित की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम अधिकारी जुड़ेंगे। आगामी त्योहारों के मद्देनजर सीएम योगी ने अफसरों की बैठक बुलाई है। सीएम योगी कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। बैठक में आगामी त्योहार, कांवड़ यात्रा, बकरीद, सावन का मेला से पहले कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में सभी मंडलायुक्त, एडीजी, आईजी, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, एसपी, नगर आयुक्त शामिल होंगे। एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। इस बैठक की अगुवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं और इस बैठक में तमाम अधिकारी शामिल होंगे। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आज बैठक करने जा रहे हैं। आज शाम 7 बजे सीएम योगी लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ करने जा रहे हैं और इस बैठक में तमाम अधिकारी शामिल होंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तौकीर, एक अहम बैठक आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम अधिकारी, डीएम, एडीजी, आईजी शामिल होंगे और आने वाले जो त्योहार हैं उनको लेकर भी सतर्कता बरती जाए, किस तरीके से शांति व्यवस्था बनी रहे उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है बैठक? देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पर हिंसा हुई, फिर उसके बाद जिस तरह राजस्थान के उदयपुर में घटना के बाद एक तनाव जरूर देखने को मिला था। माना जा रहा है कि आने वाले समय में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसी को लेकर ही ये बैठक बुलाई गई है। और खास बात है कि इसमें सभी जो अधिकारी हैं, लगभग जिले के जो टॉप अधिकारी होते हैं, या उनको कह सकते हैं कि उनके ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है, वो अधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे। चाहे वो नगर निगम का अधिकारी हो, चाहे पुलिस का अधिकारी हो, चाहे वो जिला अधिकारी हो। तो फिलहाल इस तरह के जो भी अधिकारी हैं वो इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़ेंगे। करीब 7 बजे ये बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा जो और अधिकारी हैं, जो प्रदेश स्तर के अधिकारी हैं, चाहे अपर मुख्य सचिव हों, गृह अवनीश अवस्थी हों, जो चीफ सेक्रेटरी हैं डीएस मिश्रा वो हों, इसके अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हों, जो डीजीपी हैं डीएस चौहान वो हो, तो इस तरह के जो अधिकारी हैं वो बैठक में साथ में शामिल होंगे, यानी कि फिजिकली शामिल होंगे। और इसके अलावा जो भी जिले के अधिकारी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़ेंगे। आने वाले समय में भी कांवड़ की यात्रा है, बकरीद का त्यौहार है, इसके बाद फिर मुहर्रम है। तो माना यही जा रहा है कि त्योहारों में किसी तरह की कोई दुविधा पैदा ना हो, लोगों की शांति व्यवस्था के साथ त्यौहार मनाए जाएं। और इसके अलावा जो कांवड़ यात्रा है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग निकलते हैं, भारी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आते हैं,
तो ट्रैफिक की व्यवस्था को भी देखना होगा ताकि वो क्योंकि हादसे बहुत देखने को मिलते हैं, तो इसको लेकर बड़ी आज कुछ गाइडलाइन जारी होगी कि किस तरह से सड़कों पर जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं उनको हटाया जाए, जो हाईवेज पर जो ट्रक खड़े रहते हैं उनको भी हटाने का आज को दिशा निर्देश जारी हो सकता है क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हाईवे पे जो ट्रक खड़े रहते हैं उनको वहां पर हटाया जाए वहां से, क्योंकि इसकी वजह से काफी हादसे होते हैं। अब ऐसे कांवड़ यात्रा जब शुरू होगी तो ऐसे में जब ये बड़ी जत्थे निकलेंगे वहां से, तो ऐसे में हादसे की आशंकाएं और बनी रहती है, तो इसको लेकर भी आज आदेश जारी हो सकता है। तो फिलहाल कल भी हमने देखा था कि पूरे प्रदेश की पुलिस, लगभग हर जिले की पुलिस सड़कों पर थी, पैदल गश्त कर रही थी अलग अलग इलाकों में, संवेदनशील इलाकों में खासकर पुलिस की निगाह बनी हुई थी। तो कहीं ना कहीं उसी सब त्योहारों को लेकर एक पैनी निगाह बना के रखना है। मुख्यमंत्री खुद कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर काफी सख्त नजर आते हैं, खुद ही दिशा निर्देश भी जारी करते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था ही बनता है। इसके अलावा तौकीर, हिंसा की खबरें भी उत्तर प्रदेश बिहार से तमाम तरीके की खबरें सामने आई थी, तो क्या तमाम अधिकारी जो इस बैठक में जुड़ने वाले हैं उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है? जी बिल्कुल, कई ऐसे अधिकारी हैं जैसे कानपुर में जब हिंसा हुई तो हमने देखा था कि अजय पाल शर्मा को यहां से भेजा गया था, खासकर जबकि वहां पर कमिश्नरेट लागू है, यानी कि एडीजी रैंक का अधिकारी वहां पर बैठा था, उसके बावजूद एक एसएसपी रैंक के अधिकारी को जिम्मेदार के तौर पर वहां पर भेजा गया था। तो फिलहाल ऐसे कई ऐसे अफसर हैं जो भी फील्ड में नहीं है, और ये भी माना जा रहा है कि अभी त्योहारों के चलते कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग रुकी हुई है, लेकिन कुछ समय बाद एक लंबा जो ट्रांसफर का जो पोस्टिंग का जो लिस्ट आएगी वो एक बड़ी लंबे पैमाने पर देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे थे, जहां पर अब एक बड़ी बैठक योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर लखनऊ से ही है। 100 दिन के कार्यों का ब्यौरा देंगे कैबिनेट मंत्री। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ग्राम विकास विभाग की रिपोर्ट देंगे। वहीं पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी भी आज अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। अपने अपने विभाग की उपलब्धियां बताएंगे मंत्री। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ग्राम विकास विभाग की रिपोर्ट आज देंगे। इसी के साथ पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी भी अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं, इसके अलावा पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी भी पेश करेंगे अपनी रिपोर्ट। क्या देखने को मिल रहा है, अब किस तरीके से इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और आगे क्या होगा? देखिए, 4 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे 100 दिन का जो कार्यकाल था उस पर उपलब्धियां बताई थी कि सरकार ने किन किन बिंदुओं पर काम किया है और 100 दिन में सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं। अब मंत्रियों की बारी है, क्योंकि सभी विभाग के मंत्रियों को आदेश दिया गया था कि 100 दिन की जो कार्य मंत्रणा है उसको बनाएं, उसको मुख्यमंत्री के सामने पेश भी किया था और 30 जून तक आदेश दिए गए थे। जो भी काम रह गए हैं उसको पूरा करना जरूरी मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे। अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, ऐसे में विभाग के मंत्री अपनी उपलब्धि, पूरे 100 दिन का कामकाज क्या रहा है, विभाग में क्या कुछ नए काम किए गए हैं या योजनाएं जो पहले से चल रही उनको कहां तक धरातल पर उतारा गया है। 11 बजे सबसे पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ग्राम विभाग उनके पास है, बड़ी जिम्मेदारी है, गांव से लगा के तमाम चीजों पर उनकी पकड़ भी रहती है। तो ऐसे में वो अभी तक ग्राम्य विकास विभाग में क्या काम हुए हैं उसको लेकर आज उपलब्धियां बताएंगे 11 बजे के आसपास। 12 बजे पंचायती राज मुख्यमंत्री भूपेंद्र चौधरी अपने विभाग की उपलब्धियां बताएंगे कि गांव में किस तरीके से विकास हुआ है, क्या जो गांव को इंटरनेट से जोड़ने की बात कवायद की जा रही थी वो कहां तक पहुंची है, शौचालय की जो बात की जा रही थी, शौचालय हर घर में हो गए, वो पूरी हो पाई है या नहीं हो पाई है, तमाम और जो चीजें हैं उसको लेकर 100 दिन में क्या काम हुए हैं उसको लेकर आज भूपेंद्र चौधरी भी 12 बजे के आसपास लोक भवन पहुंचेंगे और मीडिया के सामने रूबरू होंगे और पूरा अपना जो 100 दिन का जो कामकाज है या उपलब्धियां उसको बताएंगे। 1 बजे सहकारिता मंत्री जेपी राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें सहकारिता विभाग में जो 100 दिन के कामकाज को लेकर अभी हाल में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कई ब्रांचें नई खोली गई हैं जिला स्तर पर, और उनका कहना था कि इसी साल करीब अर्धशतक लगाएंगे, 50 ब्रांचें उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक की होंगी। तो निश्चित रूप से जो विकास का एक खाका तैयार उत्तर प्रदेश योगी सरकार कर रही है, अब वो मंत्री अपने अपने विभागों के काम को, क्या उपलब्धियां 100 दिन में रही हैं, इसके बाद 6 महीने में क्या जो कार्य योजना बनी है, तमाम चीजों को लेकर आज मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आज मंत्री उपलब्ध होने वाले हैं और अपने विभाग की समीक्षा बैठक के बाद आज उपलब्धियां भी बताएंगे मीडिया के सामने उत्तर प्रदेश की जनता को।
तो अनूप, रिपोर्ट पेश करने जा रहे दो मंत्री, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर बनारस से, पीएम के दौरे को लेकर काशी में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पीएम के दौरे से पहले किले में तब्दील होगी काशी। कुल वाराणसी दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है। 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता रहे हैं। संसदीय क्षेत्र नरेंद्र मोदी का जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के आने पर तमाम तरीके की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वाराणसी किले में तब्दील होगी, सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में यहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 जुलाई को और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, कल प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं, काशी अब किले में तब्दील हो रहा है, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और क्या क्या कार्यक्रम तय किया गया है प्रधानमंत्री मोदी का? ऋषभ, देखिए, लगभग 1:30 बजे प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आएंगे और उसके बाद वो अक्षय पात्र योजना, जो 1.5 लाख छात्रों के लिए खाद्य सामग्री और खाद्यान्न बनाने की व्यवस्था की गई, वहां जाएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वहां से रुद्राज कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का जो उद्घाटन होगा उसको करेंगे। उसके बाद वहां से सिगरा स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां 20,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके तदुपरांत यहां से वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बड़ी बात बताना चाहूंगा ऋषभ की 1800 करोड़ की 46 ऐसी परियोजनाएं हैं जो काशी वासियों को इस बार फिर सौगात में पुनः प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। इस बार काशी में कुछ अहम चीजें हैं जिसको जोड़ा गया है, जैसे खिड़किया घाट है, 4 लेन कुछ रोड है, ऐसी कुछ मुख्य योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री के दिमाग में पहले से थी। जो रोड मैप पहले से जिला प्रशासन ने तैयार कर रखा था, उसको लेके पूरी तरह से अब जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। वहीं सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स और अन्य कमांडो जो है लगा दिए गए हैं। सुरक्षा के 5 घेरे होंगे प्रधानमंत्री के, जिसमें प्रधानमंत्री को आना और जाना है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से वाराणसी जिला प्रशासन प्रधानमंत्री को लेकर सतर्क है। वहीं खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड में है। तो प्रधानमंत्री का जो दौरा है इस बार काशी वासियों को लेकर काफी आम और खास माना जा रहा है ऋषभ। तो धर्मेंद्र, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अगुवाई कर सकते हैं, क्या स्वागत कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का? बिल्कुल ऋषभ, मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल जी होंगी और उत्तर प्रदेश के दर्जनों मंत्री होंगे। वहीं धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री अगुवाई करने के लिए पहले से आ चुके हैं काशी में। भी थोड़ी देर बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है, पूरी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार काशी में इस समय है और काशी की जितनी भी परियोजनाएं है उसका भौतिक सत्यापन कर रही है, ताकि प्रधानमंत्री के उद्घाटन के पहले कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई चूक न रह जाए, उसको पूर्ण रूप से सत्यापित करके अधिकारियों के साथ लगातार बैठक चल रही है। वहीं एसपीजी लगातार डेरा डाली हुई है। एसपीजी का फ्लीट रिहर्सल थोड़ी देर में प्रारंभ होगा ऋषभ, और प्रधानमंत्री के सुरक्षा का पूरा खाका जो रोड मैप है उसको एसपीजी देखेगी। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री का कल जो है 1:30 बजे लगभग आगमन होगा ऋषभ। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। कल काशी पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में आज बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 2 पालियों में आयोजित होगी। यूपी बीएड परीक्षा करीब 6,67,456 स्टूडेंट्स इसमें शामिल होने वाले हैं। राजधानी लखनऊ में बनाए गए 61 परीक्षा केंद्र। लखनऊ में करीब 29,000 बच्चे परीक्षा देंगे। परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में करीब 29,000 बच्चे परीक्षा देने की तैयारी में हैं। उत्तर प्रदेश में आज बीएड परीक्षा, और ये तस्वीरें स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए जाते हुए। उत्तर प्रदेश में आज बीएड की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। यूपी बीएड की परीक्षा करीब 29,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। 6,67,456 स्टूडेंट्स शामिल होंगे। राजधानी लखनऊ में बनाए गए हैं 61 परीक्षा केंद्र। लखनऊ में करीब 29,000 बच्चे परीक्षा देंगे। 2-3 मंथ से तैयारी कर रही थी, जब से एंट्री फॉर्म आया, प्रिपरेशंस तो पूरी लेनी पड़ेगी। उत्तराखंड के कई जिलों में देर रात से बारिश जारी है। बद्रीनाथ के सिरोबगढ़ में भारी मलबा गिरा है। केदारनाथ हाईवे पर भटवाड़ी सैड में
मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया है। उत्तरकाशी में भी भारी बारिश से कई रास्ते बंद हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी में भारी बारिश से कई रास्ते बंद हो चुके हैं। बारिश का सीजन शुरू होते ही लैंडस्लाइडिंग काफी ज्यादा उत्तराखंड में देखने को मिलती है और इसके चलते ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिला। बद्रीनाथ के सिरोबगढ़ में भारी मलबा गिरा है। तस्वीरें आपको बता रहे हैं। भारी बारिश के चलते अब लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कई जगहों के रास्ते बंद हो चुके हैं तो कई जगह मलबा गिरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी अजीत कंबोज जुड़ चुके हैं। अजीत, भारी बारिश के चलते कहीं मलबा गिर रहा है तो कहीं रास्ता बंद हो रहा है। तमाम तरीके की परेशानियां अब लोगों को जा रही हैं। क्या स्थिति है वहां की? बिल्कुल ऋषभ, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है, जिसको लेकर लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं। ताजा अलर्ट जो मौसम विभाग की तरफ से है वो 9 तारीख तक का है कि 9 तारीख तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होगी और सामान्य बारिश भी देखने को मिल सकती है। और जिस तरह की तस्वीरें पहाड़ों से सामने आ रही हैं, अगर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो सिरोबगढ़ के पास वो लगातार बंद हो रहा है। पिछले दिनों हमने देखा था कि 40 घंटे तक वो पूरा बंद रहा था, उसके बाद उसमें आवाजाही शुरू की गई थी और महज 2 से 3 घंटे बाद ये दोबारा बंद हो गया था। वैकल्पिक मार्ग को यहाँ पर जनता के लिए खोला गया है और इससे आवागमन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा यात्रा मार्गों की अगर बात की जाए तो केदारनाथ मार्ग पर ऑल वेदर रोड का काम चल रहा था, तो वहां पर भी कई जगह नए स्लाइडिंग जोन बने हैं, जिसके चलते यात्रा बार बार अवरुद्ध हो रही है। उत्तरकाशी जनपद की अगर बात की जाए तो यमुनोत्री गंगोत्री धाम यहाँ पर स्थित है और दोनों ही यात्रा मार्गों पर कई तरह की दिक्कतें यात्रियों को आ रही है। और पूरे उत्तराखंड की अगर सड़कों की बात की जाए तो रोजाना 150 के करीब सड़कें ऐसी हैं जो बंद हो रही हैं, लेकिन खोलने को लेकर यहाँ पर तत्काल कार्य किए जा रहे हैं। लगभग 350 से ज्यादा जेसीबी मशीनें लोक निर्माण विभाग की तरफ से यहाँ पर डेप्यूट की गई हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाएं लोक निर्माण विभाग की तरफ से की गई है। रेस्क्यू टाइम कम से कम रखा गया है, जिसको लेकर यहाँ पर खुद अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम तरह की यहाँ पर टीमें लगाई गई है मॉनिटर करने को। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की थी तो उसको लेकर साफ तौर पर निर्देशित किया गया था अधिकारियों को कि शासन स्तर के अधिकारी तो मॉनिटरिंग करें ही, साथ में जिला स्तर के जो संभावित अधिकारी हैं वो सब भी तत्काल मौके पर पहुंचे और किसी भी तरह की यात्रियों को परेशानी ना हो। अगर कहीं पर रोड ब्लॉकेज होती है तो यात्रियों को उससे पहले ही कहीं सुरक्षित स्थान पर रोकने की कोशिश की जाए। साथ ही एक बड़ा फैसला जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से लिया गया है वो ये है कि अगले 3 महीनों के लिए सभी अधिकारियों की छुट्टियां यहाँ पर कैंसिल कर दी गई है। केवल अति आवश्यकता पड़ने पर ही बड़े स्तर के अधिकारी ही उनकी छुट्टी सैंक्शन कर पाएंगे। तो कोशिशें सरकार की तरफ से जारी है, लेकिन मानसून का सीजन है तो प्रदेश में आपदा, भूस्खलन जैसी तमाम दिक्कतें भी यहाँ पर पैदा होने लगी हैं और यात्रा सीजन चालू है, 4 धाम यात्रा यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा पर्यटक काफी संख्या में उत्तराखंड का रुख करते हैं तो दिक्कतें भी यहाँ पर पेश आ रही हैं और उसको लेकर भी काफी एहतियात जिला प्रशासन शासन की तरफ से किया जा रहा है। अजी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यात्रियों के लिए जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्था भी की जा रही है और जगह जगह पर सुरक्षित स्थान पर उनको पहुंचाने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जो यात्री अभी यात्रा शुरू करें तो क्या उत्तराखंड सरकार उनके लिए एक संदेश भी देने वाली है कि बारिश के समय में जो यात्री जहां पर हैं वो सुरक्षित स्थान पर हैं ताकि उन्हें आगे दिक्कत ना हो? बिल्कुल ऋषभ, उत्तराखंड सरकार ने इस तरह की व्यवस्था यात्रा के पहले दिन से ही बनाई हुई है। एक एडवाइजरी यहां पर जारी की जाती है और जब आप 4 धाम यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आपको पल पल की अपडेट मिलती है मौसम विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, कि आप अगर आगे जा रहे हैं तो किस जगह पर यात्रा में दिक्कत आ सकती है, बारिश अगर होनी है तो कितनी देर में होगी, किस तरह की बारिश होती है, कितने mm की बारिश होगी। तो तमाम तरह की एडवाइजरी यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस की तरफ से बनाई गई है, जिला प्रशासन की तरफ से बनाई गई है। जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पर आपको तत्काल मैसेज उपलब्ध होगा। इसके अलावा जगह जगह जो सीट आपको शहर कस्बे बीच में पड़ेंगे वहां पर साइन बोर्ड लगाने की व्यवस्था की गई है। उस पर आपको पूरा फ्लैश किया जाता है कि आगे मौसम की क्या स्थिति रहेगी। अगर आप चारों धामों पर पहुंचते हैं तो चारों धामों में मौसम किस तरह का है। पहाड़ों में अमूमन देखा जाता है कि दोपहर 2 बजे के बाद मौसम बदलता है, तो दोपहर 2 बजे के बाद की क्या स्थिति रहेगी, बारिश शुरू हो चुकी है या कितनी देर बारिश चलेगी। तो तमाम तरह की व्यवस्था यहां पर बनाने की कोशिश जरूर की गई है। लेकिन जो स्लाइडिंग जोन है, जो भूस्खलन वाले क्षेत्र है, वहां पर कभी भी भूस्खलन हो जा रहा है। पिछले 2 से 3 दिन की घटनाओं पर बात की जाए, बिल्कुल साफ सुथरा मौसम था, उसके ऊपर एकदम से बोल्डर आ जाता है, गाड़ी के ऊपर बोल्डर गिरता है और एक दंपत्ति की मौत होती है। एक जगह बस के भीतर बोल्डर गिरता है बिना बरसात के ही। तो तमाम तरह की इस तरह की दिक्कतें भी पेश आ रही है कि आप रास्ते पर आराम से जा रहे हैं, ऊपर से चट्टान आकर आपकी गाड़ी के ऊपर गिर जाती है, दुर्घटना होती है, अकाल मृत्यु का शिकार यहाँ पर लोग हो रहे हैं। तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं जिसको लेकर एहतियात बरतने की जरूरत है। खुद
उत्तराखंड सरकार, जिला प्रशासन तमाम सुरक्षा के उपाय कर रहा है, जनता से भी आग्रह कर रहा है, अपील कर रहा है कि आप अगर पहाड़ों का रुख करते हैं पूरी तरह से सावधानी बरते और किसी भी तरह की भूस्खलन के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और बारिश के चलते ये स्थिति ज्यादा हो जा रही है, जिस वजह से हादसे भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।